मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, राइट। और ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज हैं ताकि आप लास्ट मोमेंट पे, जैसे एग्जाम होने जा रहा है भाई, तो एग्जाम होने के पहले कुछ दिन पहले किस तरीके से हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा जाए जिससे कि बड़े आराम से चैप्टर की कवरेज हो जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन भी हो जाए। एक तो बात यह है ही, साथ में ये कहूंगा कि इन डेरिवेशंस को याद नहीं करना है। पहली बात तो ये, फिजिक्स कई बार मैं कह चुका हूं कि भाई कि साइंस समझने के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, और इनफैक्ट कोई और सब्जेक्ट भी, सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझने वाली बात होती है। कभी भी केवल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो लेक्चर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप नॉलेज तो इकट्ठा कर ही रखा है, आपने समझ भी रखा होगा चैप्टर को, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन सारे के लिए। नहीं कि पूरे को याद करना है जो डेरिवेशन में बता रहा हूं, कि पहले से ये जरूर से आपको होना चाहिए कि चैप्टर की आपकी समझ होनी चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के जो ये सारी डेरिवेशन है वो बहुत अच्छे से लास्ट मोमेंट पे फटाफट कर पाएंगे और बड़े आराम से वहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर भी हो गया भाई, और मार्क्स भी उसके हिसाब से अच्छे आ गए, राइट। तो ये पॉइंट है। अच्छा, मैं जैसा कि आपको कहता ही रहता हूं कि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखना है। ये नहीं करना है कि भाई कि थोड़ा सा देख लिया फिर चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आपको, राइट। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो भी चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के वगैरह जो हैं, उसके लिंक प्रोवाइडेड है। जाकर के उस लिंक को यदि क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स आपके सामने आ जाएंगे जो कि हम लोगों ने अपलोड कर रखा है आपकी पढ़ाई के लिए। तो जरूर से उसे यूज कीजिए ताकि आप हमारे काम से बेनिफिट ले सकें। दूसरों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, हमारे वर्क के बारे में, ताकि वो भी हमारे काम से बेनिफिट ले सके, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि गॉस थ्योरम का यूज करके भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे निकाला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके ऊपर ही वर्कआउट कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, राइट। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे गॉस थ्योरम भाई। तो गॉस थ्योरम का फंडामेंटली यूज जो है हम लोग करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। बहुत ही फंडामेंटल यूज यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता ही है कि भाई कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दैट विल पास थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सरफेस होना चाहिए वो आपका जो होनी चाहिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो होनी चाहिए 0 डिग्री होनी चाहिए। तो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस पर्टिकुलर सरफेस से पास कर रही होगी जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है, वही बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफाइन करी जाती है मैथमेटिकली, इट विल बी बेसिकली E डॉट डीए। यदि हम लोग कहें यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज E डॉट डीए। हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एज द E डॉट डीए जब हम लोग क्या कहेंगे कि सरफेस का छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट लेंगे। लेट्स से मैं जैसे ले लेता हूं एक सरफेस, ये मैंने बना दिया जी, और इस सरफेस में आपका इसका डीए वेक्टर ऑब्वियस सी बात है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, फील्ड यहाँ पे ई वेक्टर है, राइट। तो इस जगह पे फील्ड ई वेक्टर इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर सरफेस का एक डिफरेंशियल पार्ट लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल एरिया डीए वेक्टर जो कि उस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई यदि इस तरह, कोई और भी हो सकता है डायरेक्शन, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू जो कि एरिया, जिसके एरिया वेक्टर डीए वेक्टर है, इसके थ्रू जो फ्लक्स जाती है वो E डॉट डीए के इक्वल होती है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी फाई से। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो थ्रू आउट द सरफेस जाएगा वो हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे। पूरे थ्रू आउट द सरफेस के लिए आप लोग इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग यही कहेंगे भाई कि फाई जो हो जाएगा E डॉट डी का इंटीग्रल, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। अब कई दफे क्या होता है कि थ्रू आउट द सरफेस हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि ऐसा है तो उस केस में हम लोग ई वेक्टर को यहां पे इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं, एंड इन दैट सिचुएशन फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर लिखा जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट ए, राइट, व्हिच विल बी रिटन एज ई ए कॉस थीटा, where theta is the angle between the electric field and area vector, राइट। समझने वाली बात यहां पे ये है कि ये वाला इंटीग्रल के बाहर, सरफेस इंटीग्रल के बाहर तभी आएगा जब सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इसका मतलब यहां पे ये है कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। जैसे मैं समझाता हूं, सपोज मैं एक सरफेस ऐसा ले लेता हूं जी, इस तरह का मैं सरफेस ले लेता हूं, ये मैं सरफेस ले लिया और कहा गया कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, डायरेक्शन देख ही रही है इनकी कांस्टेंट है, थ्रू आउट सेम है। तो इस जगह की इसके हर पॉइंट पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहां पे इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए ई वेक्टर यहां पे कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्लक्स को यहां पे डिफाइन करी जाती है। ई ए कॉस थीटा तब अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रू और द सरफेस कांस्टेंट रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात आती है यहां पे कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाए, जैसे यहां पे देख रहे हैं, ये सपोज यहां पे आप भी देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा यहां पे सिंपली सी बात है कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में फ्लक्स फाई ई ए हो जाएगा। कब, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल। यदि परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब सपोज सरफेस ये है जी, ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसे है, ई वेक्टर ऐसे है, इन दैट सिचुएशन आपका बेसिकली 90 डिग्री एंगल हो गया, तो इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट विल बी सिंपल सी बात है 0, बिकॉज थीटा 90 डिग्री है। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज मैं यहाँ पे ये लिया जी और ई वेक्टर इधर है बट एरिया वेक्टर इधर है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180 डिग्री, पाई एंगल, तो कॉस पाई विल बी सिंपल सी बात है -1। तो इसके थ्रू इस सरफेस से फ्लक्स बोला जाएगा -EA, जिसका एक अपना फ्लक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका एक मतलब होता है। इसके थ्रू हम लोग चार्ज के बारे में बता सकते हैं कि चार्ज का नेचर कैसा हो सकता है, राइट। तो यही डेफिनेशन यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब गॉस थ्योरम जो एप्लीकेबल है वो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। गॉस थ्योरम ये कहता है कि यहां पे यदि एक क्लोज सरफेस ले लिया जाए, क्लोज सरफेस में हर जगह से ढका हो, जैसे ये एक ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब एक क्यूब हो सकता है जी, एक स्फीयर हो सकता है, राइट, एक सिलेंडर हो सकता है, चारों तरफ से बंद हो, मतलब एक तरह से आप समझे कि जैसे घर में आप कहीं पे हैं और पूरा कमरा चारों तरफ से बंद हो, तो वैसे सरफेस को हम लोग क्लोज सरफेस कहते हैं। तो ये कहता है गॉस थ्योरम कि क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगी होएगी क्लोज सरफेस के थ्रू, मतलब सरफेस के हर पॉइंट के थ्रू हम लोग ले लेंगे, मतलब डिफरेंट सरफेस का कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, एक क्लोज सरफेस का कई सारे पार्ट हो सकता है। हर एक पार्ट के थ्रू जब हम लोग फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अलजेब्रिक सम लेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यदि हम वो लेते हैं तो इट विल कम आउट टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है, समझिए बात को, इसी को हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जो होता है यहां पे समझ देखते हैं हम, यहां पे मैं स्टेटमेंट पे लिख देता हूं। तो गॉस थ्योरम जो कहा जाएगा वो ये है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स E डॉट DA थ्रू अ क्लोज सरफेस, समझिए ये क्लोज सरफेस को इंडिकेट करने के लिए होता है, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है और इनसाइड द क्लोज सरफेस है, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फंडामेंटली ये लॉ यूज होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को थ्रू द क्लोज सरफेस निकालने के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक केस में नहीं। उस जगह पे इस लॉ का यूज करके उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है जहां पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द क्लोज सरफेस और विथ रिस्पेक्ट टू द गॉसियन सरफेस बेसिकली सिमेट्रिकल हो। ये पॉइंट है यहाँ पे, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन,
सिमेट्रिकल होनी जरूरी है, तभी जाकर के यहाँ पे E डॉट डी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हर सिचुएशन में निकाली जा सकती है, बस गॉसियन सरफेस के अंदर देखना है यहाँ पे कि टोटल चार्ज इनसाइड कितना है। मान लिया जाए कि एक गॉसियन सरफेस मैंने आपको ऐसा बना दिया, ऐसा करके गॉसियन सरफेस बना गया, क्लोज सरफेस है ये, एक क्लोज सरफेस है, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से पूरा ढक दिया गया। इसके अंदर एक चार्ज है, एक Q है और एक मान लिया जाए -3Q है। कहा जाएगा कि टोटल फ्लक्स कितनी होगी, तो इस केस में टोटल फ्लक्स सिंपल सी बात है, अलजेब्रिक सम क्या हो गया, Q -3Q इज -2Q, तो -2Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन। बट इस लॉ का यूज करके इस तरह की क्लोज सरफेस को लेते हुए इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं, और उसकी फंडामेंटल वजह यह है क्योंकि उस केस में, इस सिचुएशन में और ऐसे सरफेस के रिस्पेक्ट में ये चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द गॉसियन सरफेस, और उसकी वजह से क्या होगा कि ई जो वेक्टर है वो इंटीग्रल के बाहर नहीं आ पाएगा। और इस बात को हम लोग समझते हैं पहले डेरिवेशन से कि भाई कि यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं यूजिंग द गॉस थ्योरम ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ले लिया जी डिस्टेंस r पे, जिसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ड्यू टू द पॉइंट चार्ज kq बाय r स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है या नहीं है। तो उसी लॉ को हम लोग गॉस थ्योरम से कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक चार्ज q लिया, राइट, और इस चार्ज q को लेते हुए डिस्टेंस r पे मैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, यहां पे डिस्टेंस r पे मैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा दूर कर दिया जाए, यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज q को ढक देंगे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से। अब कहेंगे सर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों ले, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हुए ही हम लोग यहाँ पे इस चार्ज को उस सरफेस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस कर सकते हैं, और उससे क्या है मैथमेटिकली क्या एडवांटेज होता है उसको आपको पता चल जाएगा। अभी समझिए मेरी बात को, देखिए पूरी बातों को। यदि चार्ज q को लिया जी या डिस्टेंस r पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा या क्लोज सरफेस बनाऊंगा। दैट क्लोज सरफेस विल बी, सिंपल सी बात है, एक ऐसा होना चाहिए जो कि स्फेरिकल होना चाहिए। तो स्फेरिकल सरफेस मैंने ये बना दिया अलग से, समझिए बात को, देखिए यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस ये बना दिया जी, और चार्ज q एक तरह से इसके सेंटर पे है, चार्ज q यहाँ पे इसके सेंटर पे है, और डिस्टेंस r पे चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो r रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया गया। स्फेरिकल, ये सर्कल नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं सर्कल को, इस गॉसियन स्फेयर के अंदर सर्कल में किसी चीज को ढका नहीं जा सकता है, क्लोज नहीं किया जा सकता है, आप एक स्फेयर के अंदर अपने आप को बंद कर सकते हैं, तो वही किया गया है। अब इससे क्या है, देखिए चार्ज q की जो फील्ड होगी वो इस जगह पे ऐसी होगी, समझिए बात को, होगी नहीं होगी, इस जगह पे ऐसी होगी चार्ज q की फील्ड, इस डायरेक्शन में होगी, और डीए वेक्टर इस जगह का इसी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। अब इससे फायदा क्या होगा, ई और डीए एक दूसरे के पैरेलल हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गई। अब थीटा 0 डिग्री होने से यहां पे क्या होगा, देखिए गॉस थ्योरम जब लिखा जाएगा तो लिखेंगे हम लोग ई डॉट डीए विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब पॉइंट यहां पे इस अभी ई वेक्टर को यहां पे इंटीग्रल के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हर डिस्टेंस r पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। ये ई वेक्टर अभी नॉन यूनिफॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू दिस डी वेक्टर, तो इंटीग्रल के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ई और डी एक दूसरे के पैरेलल है जी, थीटा 0 है, तो मैं अगले स्टेप में इसको लिख सकता हूं, यहां पे सिंपल सी बात है, ई डी ए दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जा सकता है। अब ई एक मैग्नीट्यूड है, ये ई समझे एक मैग्नीट्यूड है, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस r पे जब जाएंगे तो हर जगह पे सेम मिलेगा, बाय सिमेट्री हर जगह पे सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग अलग है बट हर जगह पे सेम है। तो यही एडवांटेज है कि यदि मैं ऐसा गॉसियन सरफेस ले रहा हूं जिससे कि चार्ज q एक तरह से चार्ज q का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गॉसियन सरफेस में सिमेट्रिक है, तो उस केस में ही ऐसा एडवांटेज मेरे को मैथमेटिकल एडवांटेज मिल सकता है, जहां पे अब मैं e को इंटीग्रल के बाहर कर सकता हूं।
E को मैं इंटीग्रल के बाहर कर सकता हूं, केवल dA पे इंटीग्रेट कर सकता हूं। और आपको पता ही है कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यदि dA को इंटीग्रेट करेंगे पूरे स्फीयर के लिए तो छोटे छोटे से डिफरेंशियल एरिया का इंटीग्रेट करने का तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर हो गया। और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर सिंपल सी बात है 4πr²। हेंस यहां पे आ गया आपका E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। हेंस E विल बी इक्वल टू आ गया Q/4πε0r²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। E will be equal to KQ/r²। 1.4πε0 K के इक्वल होता है। Hence E will be equal to सिंपल सी बात है KQ डिवाइडेड बाय r²। दिस वन इज द बेसिकली आप ये है कि यही आपका जो है कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन है फ्रॉम गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने अभी जो डिस्कस किया है वो यही डिस्कस किया कि भाई कि किस तरीके से हम लोग एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं ड्यू टू द हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक हॉलो स्फीयर ले लिया जी और चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की। तो हमने एक हॉलो स्फीयर बना दिया, हॉलो स्फीयर बना दिया। हॉलो स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके काम कर लिया, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूँ कि इनसाइड एंड आउटसाइड, समझिए बात को, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर की रेडियस यहाँ पे कैपिटल R के इक्वल है। तो यदि मैं इनसाइड पता करना चाहता हूँ R<R के लिए, तो अब यहाँ पे R<R के लिए क्या करेंगे, इनसाइड एक हमने ये गॉसियन सरफेस बना दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस बना दिया, ये गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, राइट। ये गॉसियन सरफेस है। अब ध्यान सुनिए, इस गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और इसी वजह से चूंकि यहाँ पे इनसाइड द गॉसियन सरफेस कोई भी, यहाँ पे देखें इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है, एनक्लोज नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि इस केस में हमारा E.dA चूंकि कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू 0। E.dA का सरफेस इंटीग्रल भी सिंपल सी बात है 0, Q/ε0 और Q 0 के इक्वल है। इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज, हेंस E.dA का सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा जी, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बात आती है कि यदि E.dA 0 होगा तो क्या हमेशा E 0 होगा? जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं ये जरूरी नहीं है। जैसे डायपोल में, एक डायपोल को यदि एनक्लोज कर देते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर तो हमेशा एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी थ्रू द गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस 0 के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? नहीं होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ड्यू टू द डायपोल, आपको पता होगा। एक्सियल पॉइंट पे कुछ और होती है, परपेंडिकुलर जो आपका बाइसेक्टर होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे कुछ और होती है, किसी और पॉइंट पे कुछ और होती है, राइट। E.dA इक्वल टू 0 है तो E 0 हो सकता है, बट तभी जब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन के सरफेस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो, जो ये सिचुएशन है। और चूंकि यहाँ पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में सिमेट्रिक होने की वजह से हम लोग कहेंगे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपल सी बात है 0 है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिए यहाँ पे R ग्रेटर देन इक्वल टू R पे, मतलब जस्ट एबव द सरफेस एंड आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट एबव द सरफेस एंड आउटसाइड की बात कर रहा हूँ। तो अब इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको घेर देंगे जी गॉसियन सरफेस से। और ये गॉसियन सरफेस कैसा है यहाँ पे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में फिर से देखा जाए तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं सिमेट्रिक है स्फीयर पे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हम लोग यहाँ पे E.dA इक्वल टू Q/ε0 का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं यूजिंग द गॉस थ्योरम, राइट। अब व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, सिंपल सी बात है Q है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे E.dA विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ε0। ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और DA वेक्टर E वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोग E.dA को मैं E.dA लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख देंगे भाई कि E.dA विल बी इक्वल टू E.dA। समझिए बात को, E एंड DA दोनों पैरेलल है
तो ई डॉट डी विल बी इक्वल टू ई डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे ई वेक्टर को मैं इंटीग्रल के बाहर नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि सरफेस के रिस्पेक्ट में अलग अलग जगह पे डायरेक्शन फील्ड का अलग अलग है। जैसे यहाँ पे इधर है जी, इसका जो है इधर ऐसे होगा, इसका यहाँ पे ऐसा होगा, तो ई वेक्टर निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि ई वेक्टर वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट में, डी वेक्टर के रिस्पेक्ट में। लेकिन यदि आपने ई डी ए कर दिया, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लिया है, अब ये ई केवल इस जगह पे मैग्नीट्यूड है, इस जगह पे मैग्नीट्यूड है, और डिस्टेंस आर पे बाय सिमेट्री यहाँ पे ई की मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर, और गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल है, राइट। तो अब ये ई इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और जब ये ई इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा तो ई आ गया जी। फिर से वही बात आती है डीए, और ये डीए स्फीयर का एरिया नहीं है इस स्फीयर का, बल्कि ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, और गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल है, उसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर आएगी। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, हेंस E विल कम आउट Q upon 4 pi epsilon naught r square. This is the basically this one is the electric field, जिसको हम लोग KQ by r square भी लिख सकते हैं। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या प्रूव हुआ है भाई, कि एनी टाइप ऑफ सिमेट्रिकल spherical charge distribution can be treated as the point charge for the points outside of the sphere. ये स्टेटमेंट में स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, यहां से किसी भी डायरेक्शन में यदि जाते हैं डिस्टेंस आर पे, तो हर जगह पे एक जैसे चार्ज आपको मिलने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डायरेक्शन में, इस जगह से चाहे इधर चले जाएं तब भी वही चार्ज की वैल्यू हो, इस जगह से इधर चले जाएं तब भी चार्ज की वही वैल्यू, जिस जगह से इधर चले जाएं तब भी चार्ज की वैल्यू वही हो, तो हम लोग कहेंगे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस सिचुएशन में बाहर का किसी पॉइंट के लिए ये एक पूरा स्फेयर एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। उस पॉइंट चार्ज को हम लोग, सिंपल सी बात है, इस स्फेयर के सेंटर पे रख देंगे, मतलब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पे रख देंगे, और उस तरीके के पॉइंट चार्ज को ट्रीट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे निकाल लेंगे KQ by r स्क्वायर, राइट। ये पॉइंट है जस्ट एबव द सरफेस कहीं, या जस्ट मतलब कई लोग कहते हैं बस सरफेस पे ही, तो यहाँ पे जस्ट इनसाइड तो जीरो होगा फील्ड, लेकिन जस्ट एबव द सरफेस की बात करी जाए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, राइट। ये पॉइंट है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो है जी, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो इसके ऊपर जनरली ग्राफ आता रहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का आप ग्राफ बना दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ध्यान दीजिए, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि भाई ग्राफ के ऊपर भी आता रहता है भाई कि इसका ग्राफ बना दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का। तो दिस वन इज द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर, जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इनसाइड कैपिटल R तक, जस्ट कैपिटल R तक, R के जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जस्ट एबव द सरफेस कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर होगी, और आउटसाइड KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस R के बढ़ने के साथ घटता जा रहा है उसकी मैग्नीट्यूड, राइट। तो दिस वन इज द बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बेसिकली स्फीयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर हमने बात करा है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो आपका आता है भाई कि यदि आपका एक लाइन चार्ज, यदि आपके पास एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज समझते हैं भाई, लाइन चार्ज का मतलब क्या कि जैसे एक पतली सी वायर है, उस पतली सी वायर के ऊपर चार्ज डला हुआ है, उस चार्ज को हम लोग लाइन चार्ज कहते हैं। पिछला वाला जो था ना वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ये वाला सरफेस, स्फीयर के सरफेस पे, जैसे देखिए मास की तरह समझिए, हम लोग का जो पूरा बॉडी का मास है पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जी। यदि ऐसा कुछ चार्ज हो इनसाइड भी हो, पूरे वॉल्यूम में हो, तो हम लोग उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है, राइट। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जी, जैसे आप समझिए कि ये ले लीजिए आप टेनिस बॉल, टीटी बॉल का मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सरफेस पे, तो उसको हम लोग कहते हैं सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए रिफिल, पेन जो लिखते हैं उसके अंदर जो रिफिल जो होती है पतली वायर, या आप समझे कि कोई भी थीन वायर ले लीजिए,
राइट। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वायर यूज होती है ना, जो अंदर जब देखते हैं वो कॉपर की वायर, वो एक तरह से उसकी लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी मास जो है लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से बिल्कुल चार्ज की तरफ बात करते हैं, जिसे हम लोग यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे एक वायर पे जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने लैम्डा ले लिया, राइट, तो वहां पे यदि काफी बड़ी वायर है, लॉन्ग वायर, जिसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर कितना होगा। अब देखिए यहां पे इनफाइनाइट कुछ होती नहीं है, ये समझ लीजिए बात को। हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं भाई, मास ऑफ एलिफेंट इज इनफाइनाइटली लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बेसिकली एक पार्टिकल का जो बहुत ही छोटा सा है। मान दे 1 ग्राम का मास और एक केजी का मास, तो 1 केजी का मास इनफाइनाइटली लार्ज है एज कंपेयर टू 1 ग्राम के मास के। ऐसे हम लोग रिलेटिव टर्म में यूज होता है। जैसे यहां पे समझिए कि मान लीजिए लेंथ 1 मीटर ही है, बट 1 मीटर इनफाइनाइट लेंथ का काम कर सकता है, बशर्ते आप उस 1 मीटर के लेंथ से कितने डिस्टेंस से बात कर रहे हैं। यदि आप 2 सेंटीमीटर बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं उस वायर से जिसका लेंथ 1 मीटर है, तो वो 1 मीटर का वायर अपने आप में इनफाइनाइट वायर है। लेकिन आप वही 1 मीटर की वायर की वजह से आप बात कर रहे हैं, आपको लेट से 25 सेंटीमीटर पे 10 से 25 सेंटीमीटर, समझ 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया, इतना फिंगर जितनी है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर करीब मेजर कीजिए, और 1 मीटर मतलब 100 गुना 100 टाइम्स, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो एक मान लिया जाए कि एक लाइन चार्ज ले लीजिए, लाइन चार्ज के ऊपर जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के ऊपर जो है यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा है, राइट। तो अब उसकी वजह से इसको मैं फिगर ही बना भी देता हूं, ये देखिए यहाँ पे, और इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, और चार्ज पर यूनिट लेंथ बेसिकली लैम्डा के इक्वल है। लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इसकी क्या है, यहाँ पे लैम्डा है। अब मैं डिस्टेंस आर पे यहाँ पे फील्ड निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस आर पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस तरह से लाइन चार्ज इसके ऊपर, समझिए बात को, ये ऐसे ले लेते हैं हम लोग लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज हो गया, राइट। तो डिस्टेंस आर पे मैं एक बार फिर से बना ही देता हूं और अच्छे से देखिए, लाइन चार्ज के ऊपर ऐसे, हमेशा मैं पॉजिटिव चार्ज लेने का मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होती है, जरूरी नहीं है, नेगेटिव चार्ज का भी हो सकता है। बस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ऐसे करके चार्ज जाते जा रहा है जी, ध्यान दीजिए। हो सकता है कि इस तरह का चार्ज 10 मीटर में हो और फील्ड आप 5 सेंटीमीटर पे निकाल रहे हैं, तो 10 मीटर का जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में इनफाइनिटली लार्ज माना जाएगा, राइट। ये पॉइंट है। तो ये हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ इसकी लैम्डा के इक्वल है, यहां से डिस्टेंस आर पे, और ये जो डिस्टेंस आर है वो वेरी नियर टू द, ये समझिए कि ऑलमोस्ट मिड पॉइंट के आसपास का, ये नहीं कि आप एंड पॉइंट पे निकाल रहे हैं। लाइन चार्ज के एंड पॉइंट पे आप यदि इलेक्ट्रिकल यूजिंग में गॉस थ्योरम नहीं निकाल सकते हैं, राइट। मैं यहां पे नियरली मिड पॉइंट के आसपास इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अराउंड निकाल रहा हूं, राइट। पॉइंट ये यहां पे। अब यहां पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूं जी इसके आसपास ही, तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे। सिलेंड्रिकल सरफेस, ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस के रिस्पेक्ट में ही इस चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी। स्फीयर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, और नहीं घेर तो आप स्फीयर से भी सकते हैं, बट उस केस में ई डॉट डी ए में ई इंटीग्रल के बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे सिचुएशन में यहां पे आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऐसे होगा हर चारों तरफ से, समझिए बात को, ऐसे करके घेरा हुआ है ना जी, ऐसे सिलेंडर है, ऐसे, हाँ ऐसे घेर दीजिए सिलेंडर को, राइट, ऐसे, तो फील्ड चारों तरफ ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे करके, समझ रहे बात को, मेरी बात समझिए, मैं आपको दिखाता हूं करके। ये जैसे देखिए, ये मैंने बुक ले लिया जी, और ये ऐसा एक सिलेंडर है, राइट, और चार्ज जो है इसके बेसिकली जा रही है किससे, इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना उसे जा रही है। तो फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के हर जगह पे नॉर्मल होगा जी, हर जगह पे,
और बाय सिमेट्री चूंकि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और फील्ड जो निकाली जा रही है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के अराउंड द मिडल पार्ट पे निकाल रहे हैं हम लोग वायर के, तो बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सब जगह पे सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगा सरफेस का, राइट। सरफेस का डायरेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, पहली बात। आउटवर्ड चूंकि चार्ज पॉजिटिव तो आउटवर्ड रहेगी, तो सरफेस के परपेंडिकुलर भी रहेगी और मैग्नीट्यूड भी हर जगह पे सेम रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, ई डॉट डीए में मैं ई डॉट डीए को मैं ईडीए लिख सकता हूं और ई बाद में फिर इंटीग्रल के बाहर भी ले सकता हूं, तभी तो फील्ड निकलेगा। यही तो एडवांटेज है गॉस थ्योरम का यूज, ये एडवांटेज होने की वजह से कि भाई कि गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में चार्ज की सिमेट्रिक होने की वजह से ही ये एडवांटेज हमें मिला कि मैं ई इंटीग्रल के बाहर ले सकता हूं, और जब तक ई इंटीग्रल के बाहर नहीं आएगा ई डॉट डीए के, तब तक आप फील्ड निकाल नहीं सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए फंडामेंटली कोई भी कहे कि गॉस थ्योरम यूज करके क्या फंडामेंटली फील्ड निकाल सकते हैं हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक चार्ज सिचुएशन के लिए, नेवर। कूलम्ब्स लॉ का यूज करके निकाला जाएगा, कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हर एक सिचुएशन में फील्ड निकाला जाएगा। उसमें मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, बट हर जगह पे निकाल सकते हैं। बट गॉस थ्योरम का यूज करके फंडामेंटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली जाती है, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, बट फील्ड हमेशा नहीं निकाल सकते हैं, ये वाली बात है यहाँ पे। बट यहाँ पे निकाला जा सकता है, क्यों निकाल सकते हैं आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी सबसे पहले लिख देते हैं तो पूरे सरफेस इंटीग्रल के लिए, मतलब जो पूरा क्लोज सरफेस है ये है नीचे का सर्कुलर फेस, ये पूरा सर्कुलर फेस, इसके अंदर इतना ही चार्ज एनक्लोज्ड है, इतना ही। यदि इसकी लेंथ एल लेते हैं और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा जो यूनिफॉर्म है, तो अंदर वाला चार्ज लैम्डा एल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, लेकिन यूनिटरी मेथड हमेशा नहीं लगा सकते क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ होने की वजह से लगाएंगे यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ है ये, एवरी यूनिट लेंथ का चार्ज पर यूनिट चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट, समझे। 2 कूलम पर मीटर, मतलब एवरी 1 मीटर पे 2 कूलम चार्ज, तो 10 मीटर पे 20 कूलम चार्ज, वही वाली बात यहाँ पे। एवरी एल लेंथ पे चार्ज, एवरी यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, तो लेंथ एल पे चार्ज कितना, लैम्डा एल। क्यों ये इसलिए लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज हमें इंटीग्रेट करना पड़ता। तो हम लोग यही करेंगे, ई डॉट डी विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, जिसमें कि इसका आपका ये सर्कुलर फेस भी अंदर रहेगा प्लस ये कर्व सरफेस भी थे, इट विल लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई इंटीग्रल ई डॉट डी की वैल्यू ई डी लिख दी जाएगी, क्यों, क्योंकि हर जगह पे डी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के क्या है जी, यहाँ पे पैरेलल है हर जगह पे, इसलिए यहां पे ई डॉट डी को मैं लिख दूंगा ई डी इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। दूसरी एक और बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे इस सर्कुलर फेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं जाएगी, इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं जाएगी, केवल जो यदि ई डॉट डी में फ्लक्स जाएगी तो आपका ये जो कर्व फेस है उसी के थ्रू जाएगी, सर्कुलर फेस के थ्रू नहीं जाएगी। तो इसके थ्रू मैंने क्या लिख देना, ई डॉट डी को यदि मैं लिखूंगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ई डॉट डी को लिखा जाएगा ना जी, तो ई डॉट डी को लिखेंगे कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर फेस विल बी सिंपली जीरो, इस सर्कुलर फेस के भी थ्रू जीरो। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसा है इधर को और ई वेक्टर इधर है, दे एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। यहां पे वही बात है, एरिया वेक्टर इधर है और ई वेक्टर ऐसे है, तो ई और एरिया वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री हो गया, तो इस फेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू जीरो। तो केवल किसके थ्रू रह गया, केवल आपका रह गया ये वाला फेस, राइट, जिसको मैं लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, ये गोला हटा दिया जाए, ये केवल मैं ऐसे कर देता हूं, ई डी लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा जी, क्योंकि ई और डी हर जगह पे एक दूसरे के यहाँ पे पैरेलल है, जो आपका कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर है। अब ये ई इंटीग्रल के कहां आ जाएगा जी, बाहर। क्यों, बाय सिमेट्री ई की मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है, ई इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। यदि ई इंटीग्रल के बाहर आ गया तो हम लोग ई और डी, चूंकि आपको पता है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट ये है ही। अब डी जो हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस ऑफ द जो सिलेंडर होती है, टोटल कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर जो ये है, कर्व सरफेस मतलब क्या हो गया, ये वाला कर्व सरफेस इसी को कहते हैं। इसकी जो एरिया होती है इसमें 2 पाई आर एल होती है, क्योंकि सर्कुलर फेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसके थ्रू तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो ही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे भाई कि इसकी जो वैल्यू हो गई वो डी की जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू टोटल हो जाएगी कर्व सरफेस के लिए 2 पाई आर एल हो जाएगी। आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का,
तो यहाँ पे ये फाइनली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे E 2 pi r l दैट विल इक्वल टू लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ दिख ही रहा है आपको, l कट जाएगा तो E की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट r। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हमने प्रूव कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है डिस्टेंस r के साथ यहाँ पे हाइपरबोलिकली चेंज करेगी। यदि मैं E वर्सेस R का इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा तो E वर्सेस R का ग्राफ आपका ऐसा आएगा, राइट। ये पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने यहां पे डिस्कस किया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज, राइट। ये पॉइंट है। अब यहां पे जो लास्ट काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका रह जाता है वो आपका यहां पे है कि भाई कि नॉन कंडक्टिंग थीन शीट ऑफ, बहुत ही थीन शीट ऑफ चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं भाई कि नॉन कंडक्टिंग थीन शीट ऑफ चार्ज। नॉन कंडक्टिंग का पहले मतलब समझ लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग का तो जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भाई वही रहेगा जिस तरीके से आपने करा है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होना है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। कंडक्टिंग वाले में क्या होता है, चार्ज की चूंकि फ्लो होती रहती है तो वहां पे यदि जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी चार्ज डाल देते हैं शायद, वो अल्टरनेटिव फ्लो करके कहां चला जाता है, सरफेस पे। नॉन कंडक्टिंग, राइट, जैसे चार्ज है, जो चार्ज आपने जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर गया वैसे ही रहना है। एक बात ये हो गई। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और इनफाइनाइट मतलब बहुत ही, इनफाइनाइट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया कि भाई कि जैसे देखिए मैंने ये बना रखा है, ये देख रहे हैं, ये इसको हम लोग कह सकते हैं एक पेपर है। ये इसको मैं कह सकता हूं कि ये पेपर बेसिकली जो है एक तरह से इसके ऊपर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक प्लेन प्लेट पे है। यही बेसिकली इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थीन शीट ऑफ चार्ज मतलब हो गया कि जैसा ये वैसे इस तरह समझिए कि मास की जगह पर जस्ट चार्ज है। और इनफाइनाइट का मतलब मैं इसके काफी पास के किसी पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना चाहूंगा तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट हो सकता है। ये पॉइंट है यहाँ पे, राइट। तो मैं सपोज ये बना देता हूं जी। अब ये बनाने का मतलब क्या होता है, एक तरह से दिखाया जाता है भाई कि इनफाइनाइट है, राइट। और इसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जी। चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, क्योंकि क्यों मैं चार्ज पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। इसी को कहते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट। चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। जस्ट समझिए कि एक वॉल है, एक थीन वॉल लीजिए, उसके ऊपर चार्ज डाल दीजिए, कर्टेन, पर्दा, और घर में कर्टेन लगा रहता है ना, वैसे समझिए कि वो चार्ज का एक कर्टेन है बहुत बड़ा सा, जिसको हम लोग कह देंगे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थीन शीट ऑफ चार्ज। उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस जगह पे, मतलब ऑलमोस्ट जो होना चाहिए बिल्कुल सरफेस जो होना चाहिए उसका मिडल पार्ट जो होना चाहिए उसके अराउंड, एंड पे नहीं निकालना है, क्योंकि फिर से गॉस थ्योरम का यूज करके डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता है। ये समझिए बात को, राइट। तो यदि मैं इस जगह पे निकालना चाहता हूं, मतलब हो गया कि जैसे मैंने ये पेपर दिया दिखाया ना जी, मैं इस जगह पे निकालना चाहता हूं, इसके आसपास। ये देखिए, समझिए बात को, राइट। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना देते हैं, गॉसियन सरफेस। यदि वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा तो उससे बड़े आसानी से चार्ज जो है, जो उसके अंदर जो होगा वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो जाएगी। मतलब देखिए यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे फील्ड निकालना चाहता हूं, राइट। तो इसको हमने ऐसे करके अंदर से ले जाते हुए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अंदर से ले जाते ये एक सिलेंड्रिकल बना दिया। ये वाला चार्ज इसके अंदर वाला जो है वो इसके अंदर घेरे के अंदर है। यदि इसके एरिया डीए है, मान लिया जाए डीए सर्कुलर फेस की है, तो इसकी भी डीए ही होगी, तो इसके अंदर का चार्ज हो जाएगा सिग्मा डीए, राइट। इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये पेपर है, इस पेपर में क्या कीजिए, एक पेन ले लीजिए, पेन को अंदर डाल दीजिए, राइट, अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद जो इसके अंदर का चार्ज आएगा ना, पेन मतलब सिलेंड्रिकल पेन ले लीजिए, राइट, उसको अंदर से पास कराइए। और जब अंदर से पास कराएंगे इसके थ्रू छेद करते हुए, जैसे मैं इसको छेद जब हो ऐसे, ये देखिए, ये ना फिंगर जैसे ऐसे करके आपकी बेसिकली ये गॉसियन सरफेस पास कर रही है। जस्ट इमेजिन दैट, इस तरह से पास कर रही है, ऐसे आप इमेजिन कीजिए, राइट। और इसके अंदर से चार्ज उसके थ्रू एक सिलेंडर के थ्रू पास कर रहा है, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे।
इस तरीके से जा रहा है गॉसियन सरफेस, ये है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जी, बायसिमेट्री फिर से फील्ड इसके ऐसे होगी, ऐसे होगी फील्ड, ऐसे होगी, इस तरह से फील्ड होगी, इस तरह से फील्ड होगी, इधर ऐसे होगी। अब इस केस में कर्व्ड जो सरफेस सिलेंडर का उसके थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फील्ड ऐसे है, डीए वेक्टर ऐसे है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इधर हो गया बेसिकली कर्व सरफेस का डीए वेक्टर ऐसे है, फील्ड ऐसे इस जगह पे ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में है। तो यहां पे जो सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड है यहां पे, तो ये जो कर्व सरफेस आपको दिख रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू सिंपल सी बात है कितनी होगी, 0 होगी। बट इसके थ्रू कितनी होगी, ई ये डी ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब बाइस सिमेट्री ई हर जगह पे सेम रहेगा, क्योंकि आप नियर टू द मिडल सरफेस पे देख रहे हैं फील्ड की वैल्यू। तो यहां पे फ्लक्स ई डी ए, इधर वाला ही फ्लक्स ई डी ए, ई डॉट डी ए, ई एंड डी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस वाले पार्ट से फ्लक्स हो गया ई डी ए, इस वाले पार्ट से हो गया फ्लक्स ई डी ए। चूंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, इसलिए टोटल फ्लक्स 2EDA हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स 2EDA, मैं गॉस थ्योरम का यूज कर रहा हूं, इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन। ये 2EDA आ जाएगा, ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल। ये डीए जो है, ये जो सर्कुलर फेस है उसका एरिया मैंने डीए ले रखा है, आप ए ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ए भी ले सकते हैं। तो 2EA हो जाएगा, कई जगह पे ए लेकर करा जाता है, मैं डीए लेके काम कर दिया हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। तो 2EDA, दिस इज द टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड या फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। ये वाला जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है आपको, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड। टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो गया जी, सरफेस चार्ज सिग्मा है, इसका एरिया डीए हो गया, तो इसका जो चार्ज अंदर है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो सिग्मा डीए है, सिग्मा डीए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा डीए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू आ गई जी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट ऑफ चार्ज, राइट, नियर द मिडल सरफेस, मिडल पार्ट ऑफ द सरफेस। ये नहीं कि एक्सट्रीम वाले पे नहीं है, ये पॉइंट है यहाँ पे, नियर द मिडल सरफेस। दिस वन इज द नेट फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग थिन शीट ऑफ चार्ज का ये, जबकि एक कंडक्टर की वजह से नियर द कंडक्टिंग सरफेस जो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, उसे कंफ्यूज ना करना आप, राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फील्ड जो है आप देख रहे हैं डिस्टेंस आर्क के साथ चेंज ही नहीं कर रहा, एक तरफ फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, दूसरी तरफ ये फील्ड थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन इसका जो बनेगा इस सरफेस का ऐसे होगा और इधर इसके इस साइड ऐसा होगा। तो थ्रू आउट डायरेक्शन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, चेंज हो रहा है। इसको मैं और अच्छे से बना देता हूं, डायरेक्शन इधर इधर चेंज कर रहा है। ये प्लेट ऐसे समझिए, ऐसा है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे देखिए आप, इसके इधर है फील्ड और इसके डायरेक्शन इधर है फील्ड, बट दोनों जगह फील्ड की वैल्यू जो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड वाइज है, राइट। यदि मैं इसका सपोज मेरे को ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए, ये इधर ऐसे इधर ऐसे, ई वर्सेस डिस्टेंस आर का, राइट, ये पॉइंट है। तो इस तरीके से ये सारे काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। साथ में मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया कि कैसे यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ओवरऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो डेरिवेशन है, ये आपको कहा जाएगा डिफाइन गॉस थ्योरम एंड ड्यू टू द गॉस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जितने हमने डिस्कस किया है तो उसके ऊपर हमने डिस्कशन करा है आपके सामने। मेरे ख्याल से डेफिनेटली सारी बात आपको समझ में आई होगी, कहीं कोई ऐसी बात लगती नहीं है जो ना समझ में आए। मैंने पूरा प्रयास किया आपके सामने कि कैसे हम लोग सारी डेरिवेशन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में, हमारे काम के बारे में बताते रहिए ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रॉब्लम्स और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करेंगे। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे
तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए, इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।